यही पीडीएफ आप लोग को मिलेगी। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो जो बोलूंगा उसको सुनिएगा और जो लिखेंगे उसको देखिएगा। क्या हुआ? ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको खोलने का यहाँ उद्देश्य ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। यहीं से आपको बताते जाएंगे तो जो लिखने का टाइम है ना वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। जो कल नहीं थे वो वीडियो देख लीजिएगा। बस इतना बता रहा हूँ कि उसके 3 पार्ट हैं। एक है स्कूल शिक्षा नीति का, दूसरा है उच्च शिक्षा नीति का, और तीसरा है प्रौढ़ शिक्षा और अन्य चीजें। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूल शिक्षा में। स्कूल शिक्षा में एक बेसिक बात हम लोगों ने कल पढ़ा था। बेसिक बात वो ये था, एक छोटा सा परिवर्तन कल हमने आपको बताया था स्कूल में हुआ। आइए, वो परिवर्तन ये था कि एक तो हमने बताया था कि कुछ शिक्षण केंद्र नए बनाए जाएंगे जो प्री प्राइमरी होंगे। कैसे? प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। प्री प्राइमरी, है ना, एक ये बात हुई थी। प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो बनाया जाएगा उसमें मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए कुछ प्रावधान स्पेशल किया जाएगा। एक बड़ी बात ये हुई थी, है ना। दूसरी बड़ी बात ये हुई थी कि स्कूल शिक्षण में पोषण और स्वास्थ्य को एक साथ शामिल करने के लिए कुछ स्कीम बनाई जाएगी, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक बातें हुई थी। थोड़ा उसके आगे देखते हैं सिलेबस क्या होगा इनको पढ़ाने का। सिलेबस डिसाइड करने की जो पॉलिसी होती है उसको पाठ्यचर्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या का मतलब होता है क्यूरिकुलम, इंग्लिश वर्ड है क्यूरिकुलम। तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उसको डिसाइड करने का जो फार्मूला होता है, जो बेस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो पाठ्यचर्या नीति के तहत डिसाइड होता है ना। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को क्या कह सकते हैं? नीति, जो भी कह लीजिए, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति के तहत यह डिसाइड होता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो जब बात इसकी आई, किसकी, कि इन बच्चों को, कौन से बच्चे को? 0 से 3, देखिए किन बच्चों को? 0 से 3, जन्म से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए जब पाठ्यचर्या डिसाइड की जाए तो उसमें क्या ध्यान में रखना है, उसमें लक्ष्य क्या रखना चाहिए। ठीक, तो इन बच्चों को जब जन्म से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए जब पाठ्यचर्या बनाई जाए तो लक्ष्य होना चाहिए संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ाना। संज्ञानात्मक उद्दीपन, ये शब्द ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ाना मतलब कॉग्निटिव स्टिमुलस को इंक्रीज करना। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब होता है कि वो तत्व उनके अंदर जागृत हो जाए, है ना। तो संज्ञानात्मक जागृति को ध्यान में रखा गया, मतलब जो कुछ भी पढ़ाया जाए उससे कॉग्निटिव स्टिमुलस होना चाहिए। ठीक है, उनके संज्ञानात्मक का मतलब होता है सीखने की जो ललक है वो बढ़नी चाहिए, ये एक टारगेट रखा गया। बात क्लियर? तो एक तो ये हो गया। इसमें सहायक होंगे माता पिता और आंगनवाड़ी केंद्र। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हमने किया था कि इसमें माता पिता को शामिल किया गया है। तो माता पिता और आंगनवाड़ी की सहायता लेकर के इन बच्चों को क्या करना है? इन दोनों बच्चों को 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को स्टिमुलस करना है सीखने का। ठीक, और
इनको कुछ सहायक उपकरण दिए जाएंगे, झुनझुने, साधारण संगीत वाले उपकरण, अखनार, आकृतियां, है ना, वही आकृतियां जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको जोड़ जोड़ के बनाया जा सके, ठीक है। और अभिभावकों को वितरित कर उनको निर्देश दिया जाएगा कि इनको कब इनको देना है और क्या बताना है देते समय। तो ये बात की गई, ठीक। और दूसरी बात की गई, क्षेत्रीय एवं स्थानीय परंपराओं को उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय परंपराओं को शामिल किया जाएगा। कोई भी नीति जब बनती है तो उसमें ध्यान ये देना रहता है कि पूरा कैसे होगा। इसको पूरा करने के लिए ये हमने शायद डिस्कस किया था कि आंगनवाड़ी प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, देश भर में इनकी नई नियुक्तियां की जाएंगी, ठीक है। और प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रशिक्षित कार्यकर्ता होंगे। ये सारी नीतियां होंगी, ठीक। नए पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे, है ना। ये बोल रहा था ना कि कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, तो जब आप शिक्षा नीति पढ़ोगे तो आपको एडवांस में पता रहेगा कि हाँ यार, ये नए पूर्व माध्यमिक प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, जहां 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन विथ न्यूट्रिशन अवेलेबल कराया जाएगा। क्लियर। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होनी है, स्वास्थ्य है, पोषण है, ठीक। तो ऐसे चलेगा। बात क्लियर हो रही है? थोड़ा ऐसे देख लीजिए। सीखने की परिस्थिति का निर्माण, सीखने की परिस्थिति के निर्माण में उपयुक्त वातावरण, संज्ञान विशेषज्ञ, बाल्यावस्था शिक्षा के विशेषज्ञ, कलाकारों, वास्तुकारों को इसमें शामिल किया जाएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको शायद इस पे थोड़ी थोड़ी बात हमने की थी कि बाल विशेषज्ञ होंगे जो जाएंगे और प्रशिक्षण देंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और माताओं को कि बालकों के विकास को कैसे निर्देशित करना है। गाइडेड चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। गाइडेड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब ये है विकास तो हो ही जाएगा, कुछ ना करेंगे तो भी हो जाएगा, बस खाना देते जाइए, विकास तो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोगों का ऐसे विकास हुआ है, बस खाना मिल रहा है। पहले के बच्चों का ऐसे विकास हुआ है, परिवेश वहीं मिलते हैं, है ना। अभी क्या बात की जा रही, गाइडेड चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे एक टर्म है गाइडेड रोबोटिक्स। क्या जानते हैं गाइडेड रोबोटिक्स? नहीं जानते, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, बाद में कभी पढ़ेंगे। तो बच्चों के संदर्भ में शब्द इस्तेमाल किया गया कि गाइडेड चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञ, है ना, हर क्षेत्र की विशेषज्ञता को रखने वाले लोग शामिल होंगे, ठीक है। इस पे शायद हम लोग थोड़ा सा बात किए थे कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, ये बातें होती रहती हैं। इस पे हम लोग बात किए थे कि संसाधनों का राष्ट्रीय स्तर पर संकलन एवं उनका उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए कुछ चीज़ें डेवलप की जाएंगी, जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को विकसित किया जाएगा, सुबह का नाश्ता, पौष्टिक स्वल्पाहार, गणित और वाचन संबंधी गतिविधियां, जिसमें हमने ये बताया था कि कक्षा कब से 1 से 5 तक के बच्चों को के लिए फिर से सिलेबस डिसाइड किया जाएगा, और कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन गणित और वाचन के लिए अनिवार्य कुछ घंटे तय किए जाएंगे, है ना। कक्षा 4-5 के बच्चों के लिए लेखन के लिए 1 घंटा अतिरिक्त तय किया जाएगा, है ना। तो ये बातें हुई थी। इस पे दूसरी बात जो आज करनी थी हमको, वो ये है, क्या, अनुकूली मूल्यांकन, एडॉप्टिव असेसमेंट। एडॉप्टिव असेसमेंट क्या है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन का विशेष महत्व है ना। जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना पढ़ाया जा चुका है, कैसे सीखेंगे, ये भी तो जानना होगा ना, कितना सीख चुके हैं, और उसको चेक करने के लिए मूल्यांकन पद्धति होनी चाहिए, असेसमेंट की एक सिस्टम होना चाहिए। फॉन्ट तो क्लियर नहीं होगा, वो तो पहले से ही पता है, पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, फॉन्ट क्लियर नहीं होगा। जो पढ़ा रहे हैं वो सुनिए, है ना, जो लिख रहे हैं वो देखिए, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब स्क्रीन टू स्क्रीन कितना चलेगा। तो प्रभावी मूल्यांकन, मूल्यांकन का क्या मतलब होगा? मूल्यांकन का मतलब होगा सीखने की दर का आकलन करना, ठीक। सीखने की दर नहीं, सीखने की क्षमता लिखना चाहिए सही शब्द, सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना। प्रभावी मूल्यांकन मतलब, अनुकूली मूल्यांकन मतलब होता है एडॉप्टिव असेसमेंट, जिसमें प्रभावी मूल्यांकन हेतु क्या किया जाएगा? सीखने की निरंतरता समझना और इस प्रणाली से रटंत प्रक्रिया को कम करना, शिक्षकों की तकनीकी दक्षता को बढ़ाना। 3 चीजें शामिल होंगी। क्या? एक तो जो बच्चे रटते हैं उसको समाप्त करना, और इसको सरकार बहुत पहले से समाप्त कर रही है, नहीं हो पाया, संभव ही नहीं है ना। क्या ये पहली बार है जो रटने की शिक्षा प्रणाली पे कम, मतलब किसी भी शिक्षा नीति में रटने को लेकर के बात की जा रही हो?
बहुत पहले से की जा रही, नहीं रटना नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव पढ़ाना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना है। पर रटन प्रणाली जानते हैं ना, अच्छे से जानते होंगे, कक्षा 10 तक आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा होगा, बार बार किसी चीज को तेज तेज पढ़ते जा रहे हैं, तेज तेज पढ़ते जा रहे हैं, तेज तेज पढ़ते जा रहे हैं, है ना। हाँ, 12वीं तक पढ़े हैं, अच्छा, सबका अपना अपना है। अरे हो सकता है पीजी भी वैसे ही पास हुए हों, छोटी वाली गाइड लेकर के प्रश्न लिखा है, नीचे उत्तर लिखा है, रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं, है ना। रटने का मतलब होता है बार 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 वही पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक बार रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज जैसा वो नहीं होता है, वो कुछ अलग ही तरीका होता है ना, एक एक लाइन को पढ़ करके। तो इसको बंद करना है, ठीक। छात्र शिक्षक अनुपात ये है, इसको इस टर्म को याद रखना, पीटीआर, है ना। पीटीआर मतलब प्यूपिल टीचर रेशियो। इसको हालांकि हमने इस पे बात की थी कि ये 1:30 होना चाहिए। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि स्कूलों में छात्र शिक्षक रेशियो का मानक क्या है ना, स्टैंडर्ड क्या है। तो स्टैंडर्ड क्या है, 1:30, एक शिक्षक 30 विद्यार्थी, स्कूल एजुकेशन पे, ठीक है, ध्यान रखना, कहा स्कूल एजुकेशन पे ये है। शिक्षकों को प्रासंगिक एवं अन्य कार्यों में लगाने की बजाय छात्र के साथ अधिकाधिक, अब ये कहा गया है ना कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि अधिक से अधिक जो टीचर हैं है ना, वो छात्रों को उपलब्ध हों। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, प्रैक्टिकल अभी भी नहीं हो पाई। ये शिक्षा नीति 2020 में है, ठीक है। आगे एक जगह लिखा है कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव आदि में ना लगाई जाए, लेकिन जब अभी चुनाव हुए तो फिर लगाई गई। तो लिखा तो गया ये शिक्षा नीति में, फिर भी लगाई गई, है ना। तो एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट होता है एक, ईस्मा करके, उस एक्ट के तहत कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है किसी की भी, तो ड्यूटी करना पड़ता है। जब आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तभी आपको एक बात पढ़ा दी जाएगी, देखो भैया ये सब तो ठीक है, ये तो आपके दायित्व हुए, राष्ट्रपति और राज्यपाल एक एक्ट के तहत आपकी ड्यूटी कहीं और भी लगा सकते हैं, वो ये है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, इसमा के तहत। आप पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी आपकी ड्यूटी अन्य जगह लगाई जा सकती है, किसके तहत, इसमा के तहत। तो उसी समय आप बॉन्डेड हो जाते हैं कि आपको कहीं और जाना सकता है, जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसको छोड़ करके आप जा भी नहीं जा सकते, ये ऐसी इसेंशियल है। एग्जाम ड्यूटी लग गई तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, उसको छोड़ करके आप छुट्टी नहीं ले सकते। चुनाव ड्यूटी लग गई तो जाने जाना पड़ेगा, जनगणना में ड्यूटी लग गई तो जाने जाना पड़ेगा। तो कहा तो गया कि देखिए शिक्षकों को प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में लगाने की बजाय छात्रों के साथ अधिकाधिक रहने दिया जाए, कहा गया, पर वो सिर्फ कहा गया, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। अब देखिए कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि सच में टीचर्स को एकदम खाली होना चाहिए, कुछ काम नहीं होना चाहिए। तो वो मध्याह्न भोजन की भी रिपोर्टिंग दे, छात्र संख्या गिने खाना बनने के पहले, फिर उसको दर्ज करें, सारा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब तो मोबाइल पे दर्ज करने के लिए दे दिया गया है, तो दिन भर इधर रजिस्टर से देख करके मोबाइल में फीडिंग करते रहते हैं, ये बड़ी समस्या है ना। और बाकी एसेंशियल सर्विसेज जितनी हैं, चुनाव में बहुत सारे काम होते हैं और वो 5 साल तक चलते रहते हैं। यदि मतदाता परिचय पत्र बनाने वाले बीएलओ से आप पूछिए तो 5 साल तक चलते रहते हैं उनके काम, चुनाव कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। तो ऐसे जगहों पर टीचर्स का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, आवश्यकता तो इस बात की थी और नीति में लिखा भी गया, पर प्रैक्टिकली कितना हो पाएगा ये अभी थोड़ा सा भविष्य के गर्त में है ना। और कितना गर्त में है कह नहीं सकता। स्थानीय समुदाय स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित कर भागीदार बनाया जाए, प्रत्येक साक्षर नागरिक न्यूनतम एक बच्चे को पढ़ाने की भागी बने। कल मैं आपको बता रहा था कि आप लोग क्या होगा, एक टीचर प्रोग्राम, कौन सा टीचर प्रोग्राम की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम, एनटीपी, है ना, ऐसे करके। तो ये प्रोग्राम लाया गया कि जो भी शिक्षित है, जो भी पढ़ा सकता है, वो कम से कम एक बच्चे को पढ़ाए। तो आप सब पढ़ा सकते हैं, इतने सारे महाविद्यालयों के छात्र सब पढ़ा सकते हैं स्कूली वाले शिक्षकों को। तो इतने सारे महाविद्यालयीन छात्र यदि एक एक बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ, है ना, जो प्यूपिल स्टूडेंट रेशियो है या प्यूपिल टीचर रेशियो है वो सुधर सकता है। भले ही वो सरकारी टीचर न अवेलेबल हों, पर एक दिशा निर्देशक तो अवेलेबल हो ही सकता है, तो उसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे बातें देख लीजिए। पढ़ने व संवाद की संस्कृति का विकास किया जाए, तो सरकार ये कह रही है कि अभी कम विकसित है हमारे पढ़ने और संवाद, इसमें संवाद इंपॉर्टेंट है जो कि बिल्कुल नहीं है और होना चाहिए, ठीक है। शालेय एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास किया जाए, मतलब स्कूल लेवल पर लाइब्रेरी,
है ना, का विकास किया जाए, स्थानीय भाषा में बच्चों को पुस्तकें अवेलेबल कराया जाए और स्कूल में माहौल बनाया जाए कि चर्चा परिचर्चा, द्वंद्व प्रतिद्वंद, वाद विवाद ये सब हो सके। बातें तो अच्छी है, होना चाहिए, है ना, हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा करा ले तो। देखिए एक चीज ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, शाला त्यागी बच्चों को पुनः जोड़ना। जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके नामांकन में कमी है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि ड्रॉप आउट्स के कारण जो नामांकन दर में कमी आ रही है उसको सुधारने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, या नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है। तो इसके लिए एक तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, है ना, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। दूसरा आरटीई लाया गया, राइट टू एजुकेशन लाया गया 2009 में ना, 10 में, 9 में, ठीक है, 10 में लागू हुआ, ठीक है। तो आरटीई लाया गया, तो ये तो लाया गया लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं है, है ना। एक यूडाइज नाम का प्रोग्राम डेवलप किया गया, ध्यान रखना, यूडाइज नई शिक्षा नीति में, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये यूडाइज आपको बाद में काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा। तो यूडाइज अभी भी चलता है, मतलब नई शिक्षा नीति में नहीं, उसके कुछ आंकड़े हैं, वो कुछ डेटा कलेक्शन करता है ना, डेटा कलेक्शन करता है। डेटा कलेक्शन 2016-17 में इन्होंने किया। उसके अनुसार कक्षा 1 से 5 तक का जो GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, वो 95% है। समझना, इस चीज को समझेंगे, और ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो GER है देश का, प्रदेश का नहीं, देश का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 95% है, ठीक। सकल नामांकन अनुपात। अब देखना है 2016-17 में क्या हुआ। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, ये 5 तक कितने हैं, है ना, और जब कक्षा 6 से 8 तक आते हैं तो ये रेशियो हो जा रहा है 90%, मतलब 90.7, मतलब ये जो 5% माइनस हुआ, ये 5% बच्चे वो बच्चे हैं जो 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिए नेशनल लेवल पर, 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, यूडाइज का आंकड़ा। तो क्या कह रहे हैं कि 5 साल में, सॉरी, ये जो कक्षा 5 हुआ, कक्षा 5 में जो कक्षा 6 में जाना चाहिए था, 7 में जाना चाहिए था, 8 में जाना चाहिए था, वहाँ 5% बच्चे लेस हो गए। बड़ा आंकड़ा होगा ना भाई, पूरे देश के 5% बच्चे यदि स्कूल छोड़ रहे हैं, कहने के लिए 5% है, लेकिन यदि उसको करोड़ों में आंकेंगे तो करोड़ों में जाएगी संख्या। तो मतलब करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 6 पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये बात है, ठीक। फिर कक्षा 8 से कक्षा 9, नहीं सॉरी, क्या है, 9 से 10 तक का जो आंकड़ा है वो क्या है, 79.3, 79.3, मतलब लगभग 11-12% के आसपास बच्चे 8 के बाद नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब 9वीं में आते आते टोटल यदि देखें तो 11-5-16% बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है। और कक्षा 11th और 12th में आते आते बच्चों का नामांकन दर केवल 51.5% है, मतलब 49% बच्चे 12वीं तक नहीं पहुंच पाते हैं। समझ पा रहे हैं, ये समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। तो जब बार बार मैं कहता हूं कि नामांकन दर में कमी आ रही, कमी होती है, तो जैसे जैसे ये क्लासेस अपर होती जाती हैं, और यही कारण है, समझिएगा, यही कारण है। कारण क्या है, अब आप व्यवहारिक समझो। जैसे देखो 11th 12th लेवल की स्कूलें ब्लॉक स्तर पर जनरली 1 होती है या 2 होती है ना, गांव-गांव तो नहीं होती, ब्लॉक स्तर पर 1 या 2 होगी, ब्लॉक स्तर पर, है ना, 1-2 स्कूलें होंगी, ज्यादा है 2-3 हो सकती है। चलिए थोड़ा और मान लेते हैं, जनरली ब्लॉक स्तर पर 11 12th की बात कर रहा हूँ, 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मान लेते हैं 5 हो सकती हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। एक ब्लॉक में 5 से ज्यादा 12th तक की स्कूल नहीं होगी। और प्राइमरी स्कूल हर गांव में 1 है, हर गांव में 1 है, ठीक। मिडिल स्कूल 2-3 गांव को मिलाकर 1 हो जाती हैं, रहती हैं। तो आखिर स्कूलों की संख्या भी तो इसी दर पे है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है। कॉलेज वो तो फिर ब्लॉक लेवल पर है ही नहीं है ना, तहसील लेवल पर 1 मिलेगा आपको, तहसील लेवल पर 1 मिलेगा, तो इसका मतलब वहां पे सारे लोग आ जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये यही हो रहा है कि भाई 51% ही बच रहे हैं, मतलब 49%, कितना है, 51 दशमलव कुछ ऐसा लिखा था, क्या लिखा था, 51.5%।
है ना, 51.5% लोग ही 11th 12th पढ़ पा रहे हैं जो पहली कक्षा से शुरू किए थे, है ना। अर्थात टोटल जो कमी आ रही, टोटल कमी आ रही है वो 43 नहीं 48 होगा ना, 48 हो, गलत लिखा है, 48.5 है ना, 49, हाँ 48.5% की कमी आ रही है। साला त्यागने का दर है ना, ये स्कूल ड्रॉप आउट होने का रेशियो है भारत में, नेशनल लेवल पर, एमपी की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है ना, नेशनल लेवल की बात हो रही है, ये है। फिर क्या करना है, अब कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि ये बच्चे साला ना छोड़े। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी आधी आबादी लगभग 12वीं तक पढ़ाई नहीं कर पाती। यदि 12वीं तक ही पढ़ा लिखा देखा जाए तो भारत की आधी आबादी पढ़ाई नहीं कर पाती, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये 16-17 का आंकड़ा है, 16-17 का आंकड़ा है, ठीक है। अभी सरकार थोड़ा प्रयास करेगी तो हो सकता है कि बढ़े, पर ये यूडाइज का भी है नवीनतम आंकड़ा, पर अभी उसके बाद अभी आंकड़े नहीं आए हैं, ठीक है ना, वो नवीनतम आंकड़ा है, ठीक। तो ये समस्या है। तो जब आप देश की एजुकेशन समस्या पर बात करेंगे, एजुकेशन प्रॉब्लम पे बात करेंगे, तो मुझे लगता है सबसे डीप प्रॉब्लम तो यही है। बाकी चीजों तो बात की है, डीप प्रॉब्लम तो यही है कि नामांकन दर ही हमारा बहुत कम है, स्कूल तक पहुंचा ही नहीं पा रहे बच्चों को। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाएंगे, है ना, बुनियादी ढांचे का विकास एवं परिवहन संबंधी। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या रखा गया है। एक तो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से खास कुछ होने वाला नहीं है, पर होना तो चाहिए। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से तो कुछ नहीं होगा, पर एक तत्व वो भी है ना। अच्छा इंफ्रा होगा तो अच्छी चीजें हो सकती हैं कि कुछ हो। शिक्षा से पहुंच वाले स्थानों में एक कमी है, रोड नहीं है, क्या कहीं लिखा है, परिवहन की व्यवस्था। मतलब आज भी ऐसा है कि नदी पार करके, है ना, स्कूल जाना पड़ता है कि नहीं है? है, अभी है। आप जब भारत का अध्ययन करें तो भारत पूरा होना चाहिए, सिर्फ शहर नहीं होना चाहिए। गांव, पूर्वोत्तर, दक्षिण, है ना, उत्तर भारत के कुछ राज्य, पहाड़ी राज्य, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। वहां सब अभी बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। जहां तक छात्रों की पहुंच हो, छात्रों की पहुंच वाले शैक्षिक संस्थान बनाए जाने चाहिए, ठीक है। एक बात कही गई, स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहिए। ये थोड़ा सा एक अच्छी बात है, इसको समझते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर निर्मित होने चाहिए, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, मिडिल, है ना, और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब एक साथ होने चाहिए। स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये सब एक साथ होने चाहिए। कई बार कक्षा 5 में टीसी तो ले जाते हैं, 6 में एडमिशन ही नहीं कराते, शायद सरकार ऐसा सोच रही हो, ठीक है। ऐसा तो उनको सीधे जैसे 5 में एडमिशन ले, 6 में वहां से सीधे उनको आगे बढ़ाते रहना है। तो पूरा एक स्कूल कॉम्प्लेक्स निर्मित होना चाहिए, स्कूलों को अटैच होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। ये झंझट नहीं होनी चाहिए कि टीसी लेकर के जा रहे हैं और एडमिशन बाद में जहां मन होगा वहां करा लेंगे। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ना है। टीचर्स के लिए भी व्यवस्था की गई है कि टीचर्स का जो ट्रांसफर होगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, टीचर आदान प्रदान उस कॉम्प्लेक्स में किए जा सकेंगे। आगे समझते हैं उसको थोड़ा डिटेल से, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो विद्यालय तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराना है, विद्यालय तक पहुंच, गुणवत्ता, सुरक्षा के मानक, नवोदय स्तर के छात्रावास निःशुल्क में प्रदान किए जाने चाहिए। बड़ी बात हो जाएगी यदि हर जगह नवोदय स्तर, समझ रहे हैं ना, नवोदय के जैसे छात्रावास होने चाहिए, है ना। तो नवोदय स्तर के छात्रावास उपलब्ध कराने हैं, सुरक्षित वातावरण देना है, तो ये बातें की जानी है, ठीक, क्लियर। अगला इसमें पॉइंट होना चाहिए नीतिगत प्रावधान में, शिक्षा में पिछड़ रहे विद्यार्थियों एवं शाला छोड़ चुके बच्चों की निगरानी करना, ठीक है। तो किन बच्चों की निगरानी करना? ऐसे बच्चे जो शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको, और जो शाला छोड़ रहे हैं उनको निगरानी के लिए कुछ तंत्र बनाए, है ना। तंत्र क्या बनाएंगे? शिक्षकों द्वारा ऐसे बच्चों के लिए व्यक्तिगत योजनाएं बनाई जाएंगी, उनको एनटीपी एवं आरआईएपी से जोड़ा जाएगा। ये दो टर्म हम लोग डिस्कस किए थे, नेशनल टीचर प्रोग्राम, है ना, और वो संसाधन कलेक्ट करने वाला RIAP, क्या फुल फॉर्म बताया था? रेमेडियल इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शनल एक्शन प्रोग्राम या एक्शन प्लान, ठीक है। तो इनसे जोड़ा जाना चाहिए। होगा क्या कि जिन बच्चों की एजुकेशन या शिक्षा पिछड़ रही है तो वो एनटीपी के तहत जो टीचर तैयार होंगे या जो गाइड तैयार होंगे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसमें वो शामिल होंगे, ठीक है। कुछ डेटाबेस, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, डेटाबेस तैयार नहीं होता है ना। डेटाबेस नहीं मतलब डेटा ही नहीं होता कि कहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिछड़ रहे हैं, तो एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए। उन डेटाबेस के माध्यम से समाज सेवियों, संस्था के प्रधानों, शाला प्रबंधक समितियों, है ना, उन सबको शामिल करके क्या करना चाहिए, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। कुल मिला के एक सोशल एजुकेशन की बात की जा रही है। सोशल एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने में पूरी सोसाइटी लग जाए, केवल टीचर्स ना लगे हों, रिटायर्ड होकर आए हों वो भी लगे हों, है ना। अग्निवीर लोग मान लीजिए रिटायर होकर आएंगे तो बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। या कोई भी रिटायर होकर आए, किसी भी विभाग से रिटायर होकर के आए, तो वो जहां है उन बच्चों को पढ़ाने की छोटी मोटी जिम्मेदारी ले, जैसा पहले होता था। पहले रिटायर्ड होकर के आते थे लोग तो कुछ नहीं तो बस पढ़ाने का काम तो कर ही देते थे कम से कम, ठीक है। गांव के 4-5 बच्चों को बुला करके पेड़ के नीचे बैठा करके कुर्सी रख करके पढ़ाने लगते थे, इतना तो कर ही देते, तो वो भी बिना किसी फीस के। पर अब नहीं है, अब पढ़ाएंगे भी तो फीस ही लेंगे, है ना, भले ही 200-500 ही लें लेकिन लेंगे, पर अब वो नहीं। तो वो सरकार कहना चाह रही है एक तरीके से कि सोशल एजुकेशन को बढ़ाना है। समाज में पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए, पर कितना सफल होगा देख लेते हैं। शाला में उपस्थिति, बातें हो गई है। शाला में उपस्थिति बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक तो सरकार के उनको शाला तक ले आया जाए, उनका स्वास्थ्य प्रबंधन किया जाए, सुबह का नाश्ता दिया जाए, एमडीएम दिया जाए, इससे आगे बात बढ़ ही नहीं पाती है। उपस्थिति बढ़ाने के लिए एमडीएम दे दीजिए, अब एमडीएम से नहीं हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले सुबह सुबह नाश्ते दे दीजिए। होगा क्या कि एमडीएम मिलता है 1:30 बजे 1 बजे, है ना, तो उतना ज्यादा मोटिवेशन रहता नहीं है, भाई 1:30 बजे तक मिलेगा। फिर कुछ बच्चे हैं जो 1:30 बजे ऐसे चले आएंगे घूमते भागते हुए, है ना। तो सुबह का नाश्ता दे दीजिए, तो 10 बजे आते ही सबसे पहले कुछ दे दिया जाए खाने पीने के लिए, तो 2 चीजें हो जाएंगी, उपस्थिति भी बढ़ जाएगी और पोषण में सुधार आ सकता है। ये तो तरीका है ही है। आप लोग क्या तरीका अपनाएंगे। लिखा है 100% सबसे अधिक उपस्थित रहने वाले बच्चों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाए। चलो एक तरीका ये भी है ना, जिसके अटेंडेंस 100% हो उनको गुड, वेरी गुड का टैग जैसा कि प्राइवेट स्कूल में करते रहते हैं वो दिया जाए, साथ में कुछ उपहार दिया जाए उनको, इससे बच्चे मोटिवेट होंगे। ठीक नहीं होंगे गांव के बच्चे पूरा मोटिवेट, वो उनके लिए बड़ा कठिन काम है। एक पेंसिल दे देंगे, पेंसिल उनकी किसी काम की नहीं है, जब पढ़ना ही नहीं तो पेंसिल क्या करेंगे। एक ड्राइंग बॉक्स दे देंगे, उनके किसी काम की नहीं तब तक जब तक, अब देंगे यही मोबाइल तो दे नहीं देंगे कि चलो मोबाइल दे दे रहे हैं कुछ काम की होगी, तो नहीं होगा। अब सोचना अच्छा काम है, पुरस्कृत करना अच्छा काम है, लेकिन वो पुरस्कार का हमने देखा, मैंने प्राइमरी में पढ़ाया है, ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, कभी कभी गांव जाता हूँ तो गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ा देता हूँ। ठीक, तो मैं जानता हूँ वहाँ की समस्या, एक्चुअल समस्या ये है, उनको कोई मोटिवेशन काम नहीं कर सकता। उनके लिए एक ही मोटिवेशन है कि उनके माता पिता मोटिवेट हो, पहले सबसे खास तरीका है। माता पिता को जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो सिर्फ बच्चों को, उन स्कूल के बच्चों को जो सरकारी स्कूल में जाते हैं या गांव के जो बच्चे हैं उनको नहीं किया जा सकता। 100 में से 1-2 बच्चे होंगे जो समझ जाएंगे पुरस्कार का मतलब, है ना, लेकिन 100 में से 55-60 ऐसे होंगे जो दंड का सही मतलब समझेंगे, दंड से ज्यादा समझेंगे, और वो दंड टीचर दे नहीं सकता। एक ये भी गलत काम हो गया है ना। पहले क्या था कि मानवाधिकार आयोग नहीं होता था तो बढ़िया जम के कूटते थे, घर में भी कुटाई होती थी, स्कूल में भी कुटाई होती थी, और कूट कूट करके आपको तैयार किया जाता था। तो फिर आपकी जितनी अच्छी कुटाई होती है उतने अनुशासित छात्र रहते हैं। कूटे हुए बच्चे कभी नालायक नहीं होते। हाँ, जितना अच्छा कूटा गया, मैं तो देखिए कूटने के समर्थक हूँ, ऑन रिकॉर्ड समर्थक हूँ। ठीक है, बच्चों को कूटने का समर्थक हूँ मैं, कूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो प्रवृत्तियां होती हैं वो राक्षसों वाली होती हैं। माएँ कहती रहती हैं राक्षस दिन भर, नहीं कहती रहती हैं, और राक्षसों को कूट कूट ही सुधारा जाना चाहिए, नहीं सुधारना चाहिए। कैसी बात कर रही है। वही तो कह रहा हूं ना कि मानवाधिकार आयोग ने कैमरे लगा रखे हैं, टीचर से यदि मार दिए तो थाने में एफआईआर हो जाती है ना।
अब ये अलग बात है, नहीं मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, मैं पर्सनली सच में कुछ थोड़ा बहुत कुटाई के पक्ष में हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ला के रखते थे, ला के रखते। बच्चे इतने जिद्दी, आजकल के इतने जिद्दी बच्चे हैं, है ना, बिना मारे ही रोने लगते हैं, बिना मारे ही रोने लगते, पता नहीं किस चीज का। मारना तो दूर, पहले के बच्चे दो चार सह लेते थे, है ना, जब ज्यादा होता था तब रोते थे। अभी के बच्चे आप उनको बस उनके तरफ जाइए गुस्सा करके तो रोने लगते हैं, ऐसे बच्चे हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे सुधारेंगे? हाँ बताइए, आप कैसे सुधारेंगे? हाँ। हम्म। कुछ नहीं पड़ता, वो सब लॉलीपॉप दिया गया है। हाँ, आपको मुझे देख के लगता है कि मैं कमजोर हूँ संज्ञानात्मक रूप से? खूब कूटा गया है मुझे, क्या बात करती है? हाँ हाँ हाँ। मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ती है, ये कहना चाह रहे हैं? इन सबसे मैं अवगत हूँ, इन सबसे अवगत हूँ, उसके बाद हम्म, अच्छा, मतलब वो जो कूटे जाते हैं वो चल करके फिर अपने बीवियों को प्रताड़ित करते हैं? नहीं, पता नहीं इसका असेसमेंट क्या है। देखिए क्या है, मैं ये, ठीक है, ये रिसर्च में हुआ है पश्चिमी देशों में, भारतीय देशों में नहीं हुआ है। ठीक, भारत नहीं, वो अलग कंडीशन है, अलग कंडीशन। यही तो दिक्कत है, रिसर्च हम विदेशों में करते हैं, दूसरे देशों में करते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने देश में कर देते हैं, यही तो गड़बड़ हो रहा है। भारत की परिस्थितियां, कल्चर अलग है। यहाँ कुटाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा वहाँ है। वहाँ कूट कूट करके बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस करने लगेंगे या तो हिंसात्मक हो जाएंगे। यहाँ के बच्चे हिंसात्मक नहीं होंगे, समझते ही नहीं है। वहाँ के माता पिता का पैटर्न अलग है, यहाँ के माता पिता का पैटर्न अलग है। हाँ, अरे हम कर सकते हैं, देखिए क्या है। नहीं, इसको ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर जनरलाइज मत करिए आप, है ना, उसको स्पेसिफिक। देखिए ये भी समर्थक है। स्पेसिफिक नहीं, हाँ आप, अरे तो एक सेकंड। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ कि नवजात शिशुओं को मारना है, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको नहीं कर, हाँ उनके आगे वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक लेवल होता है ना, 5 साल 6 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आगे वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्टली मैं थोड़ा आगे वालों के लिए कह रहा हूँ, है ना। 6 साल के बच्चों को क्या ही मारेंगे और क्या मार के सिखाएंगे, उनके लिए बात ही नहीं कही जा रही है, बात मैं थोड़ा आगे वालों के लिए कह रहा हूँ। 8वीं पढ़ने लगे, 7वीं पढ़ने लगे, 6वीं पढ़ने लगे तो भी वैसे ही वैसे हैं, गधे के गधे हैं, तो फिर, है ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए, भय होना चाहिए। भय के बिन केवल पुरस्कार से यदि आप कहें तो नहीं हो सकता है सुधार, है ना। भारत की थोड़ा कंडीशन अलग है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक पैटर्न, जेनेटिक पैटर्न भी अलग है कूटने को लेकर के, ठीक है। हमारे यहाँ इतना जल्दी मानवाधिकार आयोग एक्टिव नहीं होगा कि वो आ जाएंगे। खाए है ना, देखिए कितना संस्कारित बालक है, कभी देखा, ये उदंड हो ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो जरूरी है यार, थोड़ा बहुत जरूरी है ना। अब चलो ठीक है, वो अलग अलग नेचर पर डिपेंड करेगा। मैं ये कहा कह रहा हूँ कि सबको, देखो स्कूल में क्या पैटर्न होता था, अभी तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि मारपीट होती है स्कूल में, नहीं होती। अभी का मुझे आइडिया नहीं, बहुत दिन से स्कूलों में गया नहीं क्लास देखने, पर एक पैटर्न होता था। सरकारी स्कूल में ज़्यादा मारते थे, प्राइवेट स्कूल में भी मारते थे, पर सरकारी में ज़्यादा मारते हैं। हमारे एक फिजिक्स के टीचर आते थे, तो वो, उनका मारने का तरीका बड़ा ही भयानक था। लेकिन फिजिक्स यदि मुझसे कुछ बनती है तो उनके मारने की वजह से बनती है, मैं अपना खुद का ही बता रहा हूँ, ठीक है। जनरलाइज कर लीजिए, स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, जो मन हो करिए, लेकिन बता रहा हूँ। उनका तरीका होता था कि टेबल पे खड़ा कराते थे पहले, जिस पे आप लोग बैठे हैं, ठीक। फिर वो इधर से मारते थे डंडे में, इधर नहीं मारते थे। उनका तरीका एकदम अलग था, वो ऐसे बांस का डंडा ले लेते थे और ये यहाँ मारते थे, इन इन हड्डियों पर, ठीक। अब मारते उनको थे जो याद करके नहीं आए, सबको थोड़ी ना मार रहे हैं, मारते उनको थे जो नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अगले दिन वो पढ़ेंगे। अब मान लीजिए जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, क्या बेहुदा मजाक है भाई, तो पढ़ के नहीं आए हैं, या फिर जो पढ़ के आए, चलिए जिनसे बन गया उनको पुरस्कृत किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो पढ़ के आए हैं उनको एक पेन दे करके यहाँ पे मंच पे बुला के पुरस्कृत कर देंगे, तो जो नहीं पढ़ के आए हैं गधे लोग, वो कल पढ़ के आएंगे एक पेन की लालच में?
वो मेरे मेरे व्यक्तिगत राय से, पर आप लोग बताएंगे नहीं। आप लोग इंटरव्यू में यही बताएंगे क्या? पुरस्कृत किया जाए, कहाँ लिखा है ना? उपस्थिति मजबूत करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, जो इनकी उपस्थिति 100% है उनको। अरे प्रलोभन क्या है भाई? स्कूल में आप किस चीज का प्रलोभन दोगे? सोचो, क्या प्रलोभन दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा? हाँ, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, हाँ कुछ और हो सकता है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रही हैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है। वो दो ही नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, पर कुछ कंडीशंस में दंड भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन दंड जरूरी है, हाँ। और वो दंड भारत में कुटाई के रूप में ही होता है। क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? हाँ। तो चलिए, ये बातें हो गई। शाला में उपस्थिति बढ़ाएंगे, सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। 100% उपस्थिति, जिनकी अटेंडेंस 100% होगी, किसी की नहीं होगी, पर जिनकी होगी उनको करेंगे, ठीक। अच्छा, ये लिखने का क्या रीजन है शिक्षा नीति में, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखने का क्या रीजन है? लिखने का रीजन है कि इसके लिए कुछ तो होगा ना। चलिए, आप ही से कहा जा रहा है कि बच्चों को पुरस्कार देना है जो इनकी 100% है, तो इसका लाभ क्या होगा? अन्य बच्चे भी 100% उपस्थिति डालने की कोशिश करेंगे इस लाभ को पाने के लिए, ठीक है। तो क्या सच में वो गांव के बच्चे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनकी बात कर रहा हूं, मैं शहर के उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके लिए मोटिवेशन गुड और वेरी गुड ही हो जाता है ना? कॉपी में वेरी गुड लिख गया, वो अच्छे में मोटिवेट हो, उनके लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनके लिए बात कर रहा था। हाँ, वेरी गुड लिख गया, बड़ी खुशी है, मैम ने मुझे वेरी गुड दिया है। उनकी बात ही नहीं हो रही है। बात उनकी हो रही है जहां एक्चुअल कुछ समस्याएं और हैं, ठीक है, जहां पे बिना माता पिता या किसी शिक्षित व्यक्ति के इन्वॉल्व हुए बिना काम नहीं हो सकता, वहां की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो वो आप क्या करोगे? चलो ठीक है, पेन पेंसिल कॉपी यही सब पुरस्कार के रूप में दोगे, और क्या करोगे? वाह वाही, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, यही सब कर सकते हो, और क्या करोगे पुरस्कार के रूप में वहां पे? तो क्या आप सच में एक पेंसिल पेन पहले से लाके उनके माता पिता घर में रखें, पड़ा हुआ होगा घर में कहीं एक कोने में, उनका यूज ही नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, एक और दे दोगे वो भी पड़ा रहेगा। तो वो मैं कह रहा हूँ, उस संदर्भ में कह रहा हूँ, ठीक। ठीक है, आप चाहो तो हमारी बात से सहमत ना हो, और ऑफिशियली ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पर्सनली जो भी होगा तो आप कहोगे कि सर हाँ, हमें उनको पुरस्कृत करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, मारना किसी भी कंडीशन में नहीं, यही बताना है ना? आपसे यदि कहा जाए कि बताइए आप स्कूल टीचर बनेंगे तो मारेंगे कि नहीं? नहीं सर, नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे। मैं खुद बोलूंगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं मारूंगा। हम्म। अरे वो गणित के टीचर, अंग्रेजी के टीचर ही ज्यादा मारते हैं, बाकी हिंदी वाले तो प्यार से पढ़ाते हैं, हिंदी वाले कम मारते हैं। हाँ। अच्छा, ये बात तो तय है ना कि आप लोग जानते हैं कि गणित के टीचर्स को खड़ूस कहा जाता है ना? होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गणित आपकी सबसे ज्यादा कमजोर होती है। इंग्लिश के टीचर क्यों खड़ूस होते हैं? क्योंकि हिंदी के टीचर सबसे सॉफ्ट टीचर होते हैं, बड़े प्यार से बेटा जी पढ़ लो, बेटा जी वही कह सकते हैं हिंदी के टीचर, संस्कृत के टीचर, सोशल साइंस के टीचर। लेकिन मैथ और इंग्लिश के टीचर, फिजिक्स के टीचर, ये कभी भी बेटा जी नहीं कहेंगे आपको, अरे तरह पे बात करेंगे, है ना? तू तड़ाक पे बात होगी, सिंपल सी बात है, और खूब गाली भी दे सकते हैं, मारेंगे भी, क्योंकि आपकी गणित और अंग्रेजी दोनों उतनी कमजोर है। सिंपल सा लॉजिक है, समझते नहीं आप लोग, ठीक। तो एक तो ये हो गया। चलिए, शालाओं में शिक्षा क्रम, ये थोड़ा सा जरूरी पार्ट है, शालाओं में शिक्षा क्रम, ठीक। शिक्षा क्रम मतलब कुछ परिवर्तन किया गया है, किसके लिए? सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, समस्या समाधान के लिए, है ना? इन सब गुणों का विकास हो, बच्चे क्रिएटिव। ये पीडीएफ मिल चुका है ना आप लोग को? नहीं मिला? नहीं, ये नहीं डला है, वो एक दूसरा डला है, पहले वाले पार्ट का परिचय वाले, ये मिल जाएगा, दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ प्रिंट जो कहेंगे वो सब दे दूंगा। प्रिंट, हाँ वो तो मैं समझ ही रहा हूँ कि यही कहेंगे आप लोग। तो एक जो शिक्षा क्रम है और शिक्षण शास्त्र है, जो उसके लिए क्या पैटर्न, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। कभी यदि सवाल इंटरव्यू में पूछेंगे तो ये पैटर्न पूछेंगे, क्या? किसके लिए? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक विजनरी होने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, नैतिक चिंतन करने के लिए कुछ नीतिगत प्रावधान किए गए। तो पहले तो ये कहा गया कि जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा का पैटर्न है, उस पैटर्न को चेंज करते हैं, और उस पैटर्न पे 5+3+3+, और यही आपको एक्सप्लेन करने के लिए इंटरव्यू में कहा जा सकता है कि इस फार्मूले को आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, है क्या नई शिक्षा नीति, यदि कभी पूछे तो।
नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, तो पूछेंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, ये व्यवस्था लाएगी, ठीक है। इसमें इसके पहले क्या था, 10+2 है ना, यही था ना, तो 10+2 को समाप्त किया गया। 10+2 क्या था, 10 साल बेसिक एजुकेशन और 2 साल हायर एजुकेशन। आगे स्कूल एजुकेशन को भी जोड़ लो तो 10+2+3 3 साल का ग्रेजुएशन भी, ठीक है, तो वो अलग मैटर है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, 5+3+3+4 को। 5 क्या है भाई, फाउंडेशन, 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, 5 वर्ष का, कितने साल का, 5 वर्षीय बुनियादी, लिखा है ना, 5 वर्षीय बुनियादी अवस्था, आयु 3 से 8 वर्ष, ये सब थोड़ा थोड़ा फैक्ट है। 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज या बुनियादी जो अवस्था होगी उसकी उम्र क्या होगी, आयु 3 से शुरू होकर के 8 वर्ष, ठीक, 3 से शुरू होकर के 8 वर्ष तक के जो बालक होंगे वो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसको 2 स्टेप में बांटा गया। एक समझिएगा, 3 से 6 वर्ष, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्री प्राइमरी स्कूल, कहां पढ़ेंगे, पूर्व माध्यमिक कक्षा, ये अभी नहीं था स्कूली सिस्टम पे, ये अभी नहीं था, ये नया लाया गया। पूर्व प्राथमिक लिखा तो प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी, माध्यमिक बोला था, सॉरी, प्री प्राइमरी स्कूलिंग कराई जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि एनईपी में प्री प्राइमरी स्कूलिंग की आयु क्या डिसाइड की गई है, तो वो 3 to 6 ईयर, कितने साल की, 3 साल ना, तो इस 5 में से ये 3 साल इसके होंगे, ठीक है। फिर ये इक्वल है, ये इक्वल है प्राइवेट स्कूलों के नर्सरी क्लासेस के जैसा, है ना, जिसमें यूकेजी और एलकेजी पढ़ते हैं, एलकेजी यूकेजी पढ़ते हैं, ऐसे ना, हाँ, 2 कक्षाएं जो होती है कि 3 कक्षाएं, 3 कक्षाएं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 कक्षाएं जो होती हैं स्कूल प्राइवेट सेक्टर में, उसको यहाँ पे लाया गया, ठीक। अब ये शिक्षा नीति बनाने वाला वो व्यक्ति होगा जो यूकेजी एलकेजी शायद पढ़ के गया हो, तो उसको लगा हो यार मैं तो पढ़ के आया, सरकारी स्कूल के पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी नए कलेक्टर को रखा गया होगा जो सचिव के स्तर पर पहुंचा होगा कि भाई कुछ तो करो इस पे, या वो बुजुर्ग दादा लोग जिनके पोते अब प्राइवेट स्कूल में एलकेजी यूकेजी पढ़ रहे होंगे, भाई इतने सालों बाद ये अकल कहाँ से आई, सोर्स क्या है इस थॉट का, सोर्स यही है कि भाई प्राइवेट स्कूलों पे लागू है, प्राइवेट स्कूल पालन करते हैं किसको, कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को पालन कर रहे हैं और उस वेस्टर्न एजुकेशन को पहले से अपना रहे हैं। और इस शिक्षा नीति में एक तत्व ये लाया गया जिसमें जरूरत पड़ी कि पूरे ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो उसमें ये सिस्टम चलता है, विकसित देशों में ये सिस्टम चलता है कि वहाँ एक नर्सरी सिस्टम होता है ना, 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूलिंग होती है जिसको अपन कह सकते हैं गाइडेड, बचपन का गाइडेड विकास, ऐसे कह लीजिए आप, चाइल्डहुड का गाइडेड डेवलपमेंट, ठीक, तो वो होगा। दूसरा क्या है, 7 और 8 वर्ष, इसको 2 भागों में तोड़ना है, 7-8 वर्ष के बालक, ठीक है, इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 1 और कक्षा 2 में ये बालक पढ़ेंगे। मतलब ये बचपन का जो 5 साल है ये 2 तरीके से बीतेगा, बचपन का 5 साल जो है वो 2 तरीके से बीतेगा, है ना, एक प्री प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2 तरीके से, मतलब कक्षा 1 पढ़ने की अब जो उम्र होगी वो 7 वर्ष होगी, ठीक है, 8वें वर्ष किस में जाएंगे, कक्षा 2 पे जाएंगे, ठीक है, तो ये बातें चलेंगी। इस अवस्था में सीखने सिखाने की लचीली विधियों का उपयोग किया जाएगा, बहुस्तरीय खेल आधारित विधि होगा, नवीनतम अनुसंधान होंगे, संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास में सहायक होने वाली पारंपरिक तरीके तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपका था 5 का कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं आगे, क्लियर, तो 5+3+3+4 में जो 5 है वो क्लियर हो गया। 5 वर्ष का क्या रहेगा, ये फाउंडेशन एजुकेशन, फाउंडेशन को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों, एक प्री प्राइमरी होगा और एक जो होगा कक्षा 1 का होगा, कक्षा 1 और कक्षा 2 का होगा, ठीक। देखिए 3 वर्षीय प्राथमिक, ये जो 5 के बाद जो +3 है वो ये है, ठीक है, 3 वर्षीय प्राथमिक अवस्था, मतलब इसमें जो क्लास थर्ड क्लास, 4th क्लास, 5th, ये 3 साल
प्राथमिक अवस्था या प्राइमरी स्टेज कहलाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ बदला जा रहा है? बदल तो रहा है। ये बदला हुआ कि प्राइमरी स्टेज में 3 कक्षाओं को रखा गया है, 3, 4, 5, 1, 2 को छोड़ दिया गया है ना। 1, 2 एक बफर जोन हो जाएगा नर्सरी एजुकेशन और इस प्राइमरी एजुकेशन के बीच का, ठीक है। तो एक वो तैयार किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें एक समाधान स्वयं खोजें करके, स्वयं खोजें, प्रॉब्लम स्वयं खोजें। ये थोड़ा सा बच्चे इस उम्र में 3 मतलब उम्र की बात करें तो 8 से 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष वाले बच्चे, कल मैं डिस्कस कर रहा था कि सवाल बहुत पूछेंगे, क्वेश्चन इनके बहुत होंगे, है ना। तो उन क्वेश्चनों को, एक तो इसके पहले वाले भी सवाल पूछेंगे, थोड़ा 6, 5, 6, 4 से लेकर के 8 वाले या 3 से 6 वाले भी सवाल को पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे सवालों का जवाब धीरे धीरे उनको खुद मिलना शुरू हो जाता है, स्वयं खोजने लगते हैं। तो उस समय उनको निर्देशन की जरूरत होती है। पाठ्य पुस्तकें पहली बार इसी स्टेज पे शामिल की जाएंगी। तो जो बुक्स हैं, अभी कक्षा 1, 2 तक बुक्स नहीं रहेंगी, पाठ्य पुस्तकें यहां से शुरू होंगी। किस क्लास से? क्लास 3rd से, है ना, 3rd, 4th, ठीक है। यहां से पाठ्य पुस्तकें शामिल होगी। यहां से शिक्षा का औपचारिक तरीका, जो क्या कहेंगे, फॉर्मल, जो शिक्षा का फॉर्मल एजुकेशन है वो यहां से शुरू होगा। मतलब कक्षा के फॉर्मल एजुकेशन में 1st और 2nd को अब शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो खेल कूद की शिक्षा हो गई, वो पोषण की शिक्षा हो गई, है ना। उसमें खेल कूद प्राइमरी चीज हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल होता है, एक बात, ठीक है। बुक्स होंगी, पाठ्यक्रम आधारित बुक्स होंगी, ठीक है। तो वो ये सब यहाँ पे लागू होगा। इस अवस्था में पढ़ना, लिखना, बोलना, कला, भाषा, गणित, शारीरिक शिक्षा, ये सब होगा। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 3 साल ये हो गया। 5 + 3, आगे अगला 3 क्या है? अगला 3 है माध्यमिक अवस्था। 3 साल की, कितने वर्ष की? वही साल है जो, है ना, 3 साल की माध्यमिक अवस्था। आयु 11 से 14 के बीच की आयु, और क्लास 6, 7, 8, ये आ गई आपकी मिडिल स्कूल, है ना। पहले भी थी मिडिल स्कूल, ऐसे ही थी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। मिडिल स्कूल अभी भी यही है, बस परिवर्तन प्री प्राइमरी स्कूल का किया गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। इसमें औपचारिक शिक्षा होगी जैसे होगी, पाठ्यक्रम होगा ही होगा जैसे चलता रहा, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं है, वो अभी वैसे ही है। एक परिवर्तन है कि कई विषय पढ़ाए जाएंगे और विषय के बीच जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है उसको थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा, ठीक है। विषय को जोड़ जोड़ करके पढ़ाया जाएगा, ऐसा। फिर आता है +4, ये आप समझ गए। 5 + 3 + 3 समझ गए। अब लास्ट का +4, +4 क्या है? 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, अर्थात क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। ये 4 साल एक साथ किया गया है, ठीक। 4 साल ये एक साथ किया गया है। इसमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, इसमें 8 सेमेस्टर में बांटा जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। किसमें बांटा गया? 8 सेमेस्टर में बांटा जाएगा। इसको बांटा गया क्या? अभी तक नहीं बांटा गया, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 2-2 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर इसके, 2 है ना, ये ईयरली हो गया और सेमेस्टर हो गए, है ना। और एक चीज तो ये है जो नया होने जा रहा है, किसमें? उच्च माध्यमिक शिक्षा में, उच्च माध्यमिक शिक्षा में, इसको उच्च अवस्था कहा ही गया है, उच्च माध्यमिक। माध्यमिक इसमें 9, 10 है और उच्च इसमें 11, 12 है, ठीक है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा में 2 चीजें, इसमें एक नई चीज होने जा रही है। पहला तो ये सेमेस्टर बांट दिए, है ना, हाफ ईयरली को सेमेस्टर बना दिए, बस सिंपल से इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं उनको सेमेस्टर में बदल दिया गया, 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। मतलब कॉलेज वाली आदत जो है यहीं से लगवाई जा रही है, ठीक, कि सेमेस्टर आप समझने लगो। दूसरा इसमें एक चीज की गई, ऐच्छिक विषय लाए गए, अभी तक नहीं था। मतलब विषय चुनने का जो ऑप्शन होगा वो यहां से शुरू हो जाएगा, कक्षा 9 से। उसमें कुछ आप वोकेशनल एजुकेशन के विषय अपने अनुसार चुन सकोगे, व्यावसायिक शिक्षा के विषय चुन सकोगे, शारीरिक शिक्षा चुन सकोगे, है ना। और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा मॉड्यूलर बनाई गई है, मॉड्यूल के आधार पर परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा। मॉड्यूल का मतलब यह हुआ
कि कुछ मॉड्यूल्स तय किए जाएंगे, उन्हीं टॉपिक पर बोर्ड परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। अब विकास किन चीजों का होगा, क्या सोचा जा रहा है कि नैतिक, सामाजिक भावना, तार्किक चिंतन चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन प्रणाली, भाषा, संवाद कौशल, यही सब सीखेंगे। बस एक चीज है, हायर सेकेंडरी को समाप्त किया जा रहा है, बड़ी बात है। क्या समाप्त किया जा रहा है? अभी समाप्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये भविष्य के गर्त में है। नीति में बात ये लिखी है ना। नीति कब पालन होगा इसको कोई लिखित तौर पे बताया नहीं गया है। अभी सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हायर सेकेंडरी को समाप्त कर देना चाहिए, पर अभी 4 साल हो गए समाप्त, है ना। ये 20 में आई, 20 में बन के तैयार हो गई, लागू होना था, धीरे धीरे लागू होगी, पर अभी समाप्त नहीं हुई, है ना। तो अब कोई आपसे पूछे कि, तो ये मत कह देना कि नहीं आप अब एमपी में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं रह गई हैं या हायर सेकेंडरी एजुकेशन समाप्त हो गया है, पर नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें उसको समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि हायर सेकेंडरी को समाप्त कर दिया जाएगा, और कुछ राज्यों में जूनियर स्कूल, जूनियर कॉलेज चलते हैं, उन जूनियर कॉलेज सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी समाप्त, जूनियर कॉलेज समाप्त। भारतीय और स्थानीय परंपरा, हाँ यूपी में चलता है जूनियर कॉलेज, 11-12 वाले स्कूलों को ही जूनियर कॉलेज वो कहते हैं। ठीक है, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों का समग्र विकास हो, वो तो आप लोग जानते हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। खेल भी विकसित हो, विज्ञान, कला, भाषा, नैतिक, वो सब कुछ हो, है ना, तो वो शामिल किया गया है। तार्किक चिंतन को बढ़ावा मिले, कोर्स के चुनाव में लचीलापन हो, ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो बच्चे अपने रुचिकर विषय का चयन करना चाहते हैं वो कर लें 9th से ही। ठीक है, वर्तमान की पाठ्येतर गतिविधियों, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए, है ना। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा रूपरेखा तैयार की जाएगी एवं एनसीईआरटी द्वारा तदनुरूप पाठ्यपुस्तकें बनाई जाएंगी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम डिसाइड करने का जो काम है वो एनसीएफ का है, और पुस्तकें बनाने का जो काम है वो एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो पाठ्यपुस्तक बनाता है वो, उसके लिए जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है वो एनसीएफ करता है स्कूल स्तर पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन भी है। पाठ्यपुस्तकें बनाई जाएंगी खेल की, योग की, नृत्य की, चित्रकला की। अभी इन सब की एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, इन सब की एनसीईआरटी भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ नई एनसीईआरटी डेवलप होंगी। अकादमिक, व्यावसायिक एवं कला विज्ञान के मध्य कोई बड़ा विभाजन नहीं होगा। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा, इसको समझते हैं। मातृभाषा में शिक्षा मतलब बच्चों को ये तो तय है कि बच्चे अपनी ही भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, न्यूनतम कक्षा 5 एवं मतलब कक्षा 5 या कक्षा 8 तक, कक्षा 5 या कक्षा 8 तक स्थानीय भाषा में सिखाया जाए। पॉसिबल हो तो 8 तक, नहीं तो कम से कम कक्षा 5 तक लोकल लैंग्वेज। देखिए, मातृभाषा और लोकल लैंग्वेज क्या एक ही है? हाँ, अलग हो सकती है ना, अलग हो सकती है। लोकल लैंग्वेज जैसे मान लीजिए आपकी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं वो हो सकती हैं, और मातृभाषा उन बोलियों की जो भाषा होगी वो हो सकती है ना। तो कहा जा रहा है कि यथासंभव हो सके तो, जरूरी नहीं, यथासंभव हो सके तो ज्ञान लोकल लैंग्वेज में भी प्रदान किया जाए, है ना। अब जो बच्चे आते हैं तो उनको खड़ी हिंदी में बात करना नहीं आता है, तो उसके कारण उनका ज्ञान बाधित ना हो, तो शुरुआत में लोकल लैंग्वेज पे भी सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि अंग्रेजी ही हो, है ना। शिक्षक द्विभाषी तरीके से हो, द्विभाषी तरीका अपनाएं, लोकल लैंग्वेज प्लस मातृभाषा, द्विभाषी का मतलब यहाँ पे। ठीक है, शिक्षकों को स्थानीय भाषा का ज्ञान न होने पर सहायक उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, तो हो सकता है कि भविष्य में कुछ भाषा सहायकों की नियुक्ति हो, है ना। स्थानीय भाषा सहायक, पूर्व माध्यमिक, प्री प्राइमरी स्तर से ही 3 या इससे अधिक भाषाएं सिखाई जाएंगी। साथ ही सांकेतिक भाषा का मानकीकरण होगा। ये कुछ नई चीजें हैं, ऐड हो रही हैं। सांकेतिक भाषा अभी मानक नहीं है। सांकेतिक भाषा संस्कृतियों के आधार पर चलती है। अलग अलग संस्कृतियों पे संकेतों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक, समझ रहे हैं इस बात को? कहीं उंगली दिखाने का मतलब जीतना होता है, कहीं पीटना भी हो सकता है किसी लैंग्वेज में। तो उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए कि कम से कम भारत के क्षेत्र में एक मानक सांकेतिक भाषा चले, जिससे मूक बधिर बालक जो हैं
वो अच्छे से पढ़ सकें, है ना, उनके साथ प्रॉब्लम ना आए। ठीक, ये बातें हैं। और भाषाई शिक्षा एवं बहुभाषिकता, भारतीय भाषाओं को पुनः स्थापित किया जाए, त्रिभाषा सूत्र लाए गए इसके लिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है जहां से आपसे इंटरव्यू पे सवाल हो सकते हैं, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है। त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा मातृभाषा हो, दूसरी भाषा हिंदी हो और तीसरी भाषा अंग्रेजी हो। ठीक है, अब दोनों भाषाएं ये एक ही हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए, हिंदी और मातृभाषा हो सकता है ना, जैसे हम लोग के लिए हिंदी पट्टी राज्यों के लिए हिंदी और मातृभाषा एक ही है। ठीक है, तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन भाषा, लेकिन जहां हिंदी नहीं है मातृभाषा के रूप में वहां हिंदी पढ़ाई जाए। इस पे विवाद उठा था, इसीलिए, है ना, दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर के भारत के लोग जो हिंदी नहीं बोलते हैं उनका कहना था कि थोपी जा रही है, उन पे थोपी जा रही है, और बात भी सही थी, कुछ तो था ही ऐसा, लेकिन जरूरत भी है। मुझे लगता है कि भारत में जैसे ये भी बहुसंख्यक के आधार पर अल्पसंख्यकों पर थोपना ही हो गया। बहुसंख्यक भाषी हिंदी भाषी लोग हैं भारत में, ठीक, अल्पसंख्यक बाकी सब हैं जो हिंदी नहीं बोलते। अब मान लेते हैं गुजरात की गुजराती को हटाकर आप हिंदी शामिल कर सकते हो कि चलो वहां भी हिंदी पहुंची हुई है, लेकिन जहां तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये भाषाएं हैं वहां हिंदी थोपने का प्रयास, ऐसा वो लोग आरोप लगाते हैं। ठीक है, अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार जाने। सरकार तो ये चाहेगी कि धीरे धीरे हिंदी का विस्तार, है ना, एक राष्ट्र एक भाषा भी डेवलप हो, एक राष्ट्र एक भाषा का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो, है ना, जिससे एक तत्व तो मजबूत होगा। तो सरकार का कहना है कि हिंदी पढ़ाई जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठंडे बस्ते पे डला हुआ है, कोई ये नीति ऐसा नहीं है कि लागू हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लू है कि जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी है उनको एक तीसरी भाषा और पढ़ाई जा सकती है, चाहे संस्कृत पढ़ा दीजिए चाहे तमिल पढ़ा दीजिए। देखिए लिखा है संस्कृत, तमिल आदि में एक चयन करना होगा। अब जाहिर सी बात है हिंदी वाले तमिल तो चुनने नहीं जाएंगे, चुनेंगे तो संस्कृत चुनेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ रखना पड़ता है अर्थात हिंदी सभी को पढ़ना होगा, ये तय है। कक्षा 6 में कोई एक भाषा बदलने का विकल्प होगा, किंतु बदलने के बाद भी हिंदी अंग्रेजी होनी चाहिए। ठीक है, भाषा एक बदल देंगे पर बदलने के बाद भी होना चाहिए। भाषा शिक्षा है तो पर्याप्त भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ठीक, मातृभाषा में ये सब नियुक्ति होगी आगे। मातृभाषा में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, कक्षा 10 तक विज्ञान मातृभाषा एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाए। ठीक, इच्छुक विद्यार्थी विदेशी भाषाओं सीख सके ऐसा व्यवस्था किया जाए। ठीक, अच्छा, भारतीय भाषाओं पर कोर्स उपलब्ध हो। अच्छा, उधर से भी क्लास आ रही है क्या, ज्यादा आ रही है? ठीक है, चलने देते हैं, अच्छा चल रहा है भारतीय भाषाओं पर कोर्स कराया जाए। भारतीय भाषाओं पर कोर्स कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों को कराया जाए। ठीक है, वैज्ञानिक सोच का विकास हो, कला एवं सौंदर्य का बोध हो, संवाद एवं संप्रेषण हो। ठीक है, ये सब ठीक है, एक एक लाइन में आप इसको बता दोगे। ठीक, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, समस्या, ये सारी चीजें एक तरीके से लाई गई है। इसको इतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ दे देंगे, देखना होगा तो इसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, शिक्षा के विषय, आकलन के लिए कुछ, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखिए आकलन के लिए बोर्ड ऑफ असेसमेंट बनाया जाए, जो अपन उधर कल बात कर रहे थे, नैक जैसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जाएगा, तो बोर्ड ऑफ असेसमेंट बनाया जाए। नैक, नेशनल असेसमेंट सेंटर का गठन किया जाएगा जिसमें स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया जाए। ठीक, इनके सहयोग से 2022-23 तक नई शिक्षा प्रणाली लागू होगी, ऐसा कहा गया पर लागू अभी तक नहीं हुई। नैक और एक परख का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मानक तैयार किया जाएगा। एनटीए के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु उच्च गुणवत्ता वाली प्रवेश परीक्षा, ये ठीक है, उसमें अलग है, वो एनटीए वहां से आ गया, यहाँ का नहीं है, स्कूल एजुकेशन का नहीं है। ठीक है, लेकिन मेधावी छात्रों के लिए कुछ योजनाएं एनटीए लागू कराएगा स्कूल एजुकेशन में, जैसे प्रतिभा खोज जैसे कुछ नेशनल स्तर की योजनाएं चलेंगी जिसका आयोजन एनटीए कराएगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी एनटीए को दी जाएगी। शिक्षक के विषय, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षकों का गिरता सम्मान, गुणवत्ता में गिरावट, शिक्षा प्रणाली, है ना, ये सब हो गया। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ ही लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नियुक्ति एवं पदस्थापना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। शिक्षकों के विषय में कहा गया
कि शिक्षा का व्यवसायीकरण करने पर रोक लगाई जाए। ये लिखा हमने, टॉपिक लिखा है, लेकिन व्यवसायीकरण करने पर रोक लगाई जाए। ठीक है, शिक्षकों का गिरता सम्मान, इस पर विचार किया जाए। कई बार हम लोग विचार करते रहते हैं। ठीक, गुणवत्ता में गिरावट जो हो रही है उस पर विचार किया जाए। ठीक, शिक्षा की बदहाली पर विचार किया जाए। भ्रष्ट प्रणाली है ना, इन सब पर जब तक काम नहीं होगा, यही मूल बात है, यही मूल बात है। ठीक है, ये होगा। नियुक्ति एवं पदस्थापना कैसे होगी? उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शिक्षक बनने के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम लाया जाए। एकीकृत बीएड कार्यक्रम, क्लियर? एकीकृत बीएड कार्यक्रम में क्या होगा? बीएड को ऐसा बनाया जाए कि ग्रेजुएशन के साथ साथ भी बीएड हो जाए और उसमें सारे स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम शामिल हो जाए। ऐसा नहीं कि हायर एजुकेशन का हो, सॉरी हाई स्कूल का हो, प्राइमरी का ना हो, सारी चीजें उसमें शामिल की जाएं। ठीक है, इसके लिए छात्रवृत्ति दी जाए। ग्रामीण एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों के मेरिट आधारित छात्रवृत्तियों को स्थापित किया जाए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। भर्ती प्रक्रिया कड़ी एवं पारदर्शी हो, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये सब देखिए, टीटी एनटीए इनका मूल्यांकन करे, है ना। थोड़ा आज डिस्टर्ब होगा और फिर कल से नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, कल से नहीं होगा, वो कल हो जाएगी प्रबंध। मेरा एक सिद्धांत है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, राजनीति व्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक, एक बार हम क्या करते हैं कि पोलाइटली कोशिश करते हैं कि आप हमारा डिस्टर्ब ना करें, हम आपका डिस्टर्ब ना करें, सिंपल सी बात है। ठीक, फिर दूसरा होता है, जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण क्यों किया? शांति के लिए ना, बस ऐसे कुछ कल प्रोग्राम होगा। ठीक है, शांति एक मैटर होता है। अब ये नहीं समझ में आएगा कि अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल बाद में बहुत ज्यादा विस्फोट करने के लिए किया गया, है ना। क्यों भाई? अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि डायनामाइट से शांति आएगी, है ना। भारत में जब पोखरण हुआ तो कौन था? इंदिरा गांधी पहली बार चाहती थी कि शांति आएगी, है ना। तो वो शक्ति संतुलन का एक सिद्धांत होता है, वो स्थापित हो जाएगा। ठीक, उसकी चिंता करने का। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिसमें सभी टीचर जो होंगे एक कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत उसी स्कूल में आ जा सकेंगे, जिससे टीचर्स की पूर्ति हो पाएगी। जैसे समझिए, 4-5 स्कूल मिलाकर के, एक संकुल मिलाकर के, संकुल अभी भी बने हैं, संकुलों में क्या होगा? टीचर्स की कमी नहीं होने दी जाए। इसके लिए किया यह गया है कि एक संकुल के टीचर, कहीं मैथ के टीचर 2-3 हो जाते हैं, कहीं रहते नहीं है। इसकी समस्या के निदान के लिए कि एक संकुल के टीचर सभी जगह सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, ये एक अच्छी बात की गई। इसका मतलब, इसका प्रभाव यह होगा कि सबसे ज्यादा टीचर्स की कमी होती है मैथ और इंग्लिश की। अच्छे टीचर नहीं होते, जनरली टीचर होते पर अच्छे टीचर नहीं होते। तो ये कहा गया कि जहां टीचर्स नहीं है वहां क्या करेंगे? उसी संकुल के टीचरों का ट्रांसफर उसी स्कूलों में कर करके पढ़वा लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स का मामला होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलेंगी। विशेष विधाओं, कला, संगीत, खेल आदि के शिक्षकों की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, स्कूलों में शिक्षा अनुकूल वातावरण और संस्कृति, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। स्वच्छता होनी चाहिए, सारी आधारभूत जरूरतें होनी चाहिए। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। हो गया, बस इतना ही तो है। अब क्या पढ़ेंगे? बाकी पढ़ लीजिएगा। ये इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। समता मूलक एवं समावेशी विकास होना चाहिए। समता मूलक का मतलब है बच्चों में लोकतांत्रिक वैल्यूज बढ़े। ठीक है ना, लोकतांत्रिक वैल्यूज बढ़े। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कुछ उपाय करेंगे। बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, वो तो सब करते रहेंगे। ठीक है, हो गया। एक बात ये ध्यान रखना है कि बालिका शिक्षा, ट्रांसजेंडर शिक्षा, जनजाति शिक्षा, जिनकी चर्चा मैं बार बार क्लास में करता हूं कि जब समावेशी शिक्षा की बात की जाएगी तो ये बातें शामिल होंगी। ठीक है, स्कूल कॉम्प्लेक्स एवं क्लस्टर, ये बात कर, ट्रांसजेंडर हो गया, हाँ, जनजाति। स्कूल कॉम्प्लेक्स एवं क्लस्टर, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रति कक्षा औसत 14 विद्यार्थी है, कुछ में तो कुल दर्ज संख्या 30 से कम है। देख लेते, 80% प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 3 या कम शिक्षक हैं। प्राथमिक स्कूल अकेले होने लगी हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है कि स्कूलों को एक साथ जोड़ा जाए। ठीक है, स्कूलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। स्कूल कॉम्प्लेक्स के घटक विद्यालयों में संसाधनों की व्यवस्था करना है, उद्देश्य जो है। ठीक है, और
टीचर्स की व्यवस्था करना है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की बातें, ये बेसिक बातें समझते रहिए आप लोग, जो यही है कि स्कूलों को एक साथ रखा जाएगा जिससे रिसोर्सेज की पूर्ति हो सके, टीचर्स की पूर्ति हो सके, है ना, और प्रशासन उनका बढ़िया हो सके। ठीक है, बाकी यह है कॉम्प्लेक्स के घटक विद्यालयों में संसाधनों की व्यवस्था करें, हो जाएगा। कुछ चीजें ये है, स्कूल शिक्षा हेतु मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिएशन फॉर स्कूल एजुकेशन। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, नैक जैसी कोई व्यवस्था स्कूल एजुकेशन पे नहीं थी, इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। नीति निर्माण में विविधता, विद्यालयों के स्वायत्त अधिकारों में कमी, शिक्षा का मनमाना व्यवसायीकरण, स्कूलों का मूल्यांकन निरीक्षण, नीति निर्धारण विनिमय, ये सब किया जाएगा। इसके हाँ, वो सबके लिए करी। देखिए, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल नीतियों के स्तर पर अलग अलग नहीं होते, ठीक, उनका प्रबंधन एटलीस्ट सरकार को ही करना पड़ता है। ठीक, संकुल केंद्रों से अटैच किया जाता है प्राइवेट स्कूलों को और वो वहां से प्रशासित होते हैं। बस अंतर इतना रहता है, जैसे करिकुलम एक जैसा होगा, सारा जब फ्रेमवर्क तैयार होता है तो सबके लिए होता है, तो सब कुछ बनेगा तो स्कूल एजुकेशन के लिए बनेगा, ना कि प्राइवेट और सरकारी देखा जाएगा। बस इतना होगा कि प्राइवेट स्कूलों तक सरकारी स्कूल के टीचरों के कंट्रोल पे रहते हैं, जैसे संकुल केंद्रों के जो प्राचार्य होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उनके अधीन ही चलती हैं सरकारी स्कूल। ठीक ऐसे ही जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन के अंतर्गत प्राइवेट कॉलेजेस भी आती हैं। ठीक है, तो लगभग सबके लिए है। तो ये सारी चीजें होंगी तो सबके लिए होंगी। ठीक है, तो शाला शिक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए। अब इसमें देखिए क्या क्या तय किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लेवल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट जिला स्तर पर होगा जो निगरानी और नीति निर्धारण करेगा। इसमें स्कूल शिक्षा निदेशालय होंगे, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डीएससी के नाम से चलते हैं। ये इनका काम होगा सेवा प्रबंधन और शैक्षिक संचालन करना। ऐसे ही राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे। स्टेट स्कूल स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी, एस क्या नाम है, SSSA, है ना, तो गुणवत्ता और मानकता को ये तय करेंगे। ये देखिए क्या है कि अभी भारत में स्कूलों के लिए इस प्रकार का कोई हायरार्की आधार पर मूल्यांकन सिस्टम नहीं है जो स्कूलों की मानकता को निर्धारित करें, गुणवत्ता की परख करें, अभी तक ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसमें कहा गया तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएससी होंगे, डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन विभाग होगा जो निगरानी नीति करेगा, निर्धारण करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, राज्य के स्तर पर SSSA होगा, है ना, मतलब राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाया जाएगा। अभी नहीं है, अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि वो इनके थ्रू इन पर निगरानी रखेंगे और ये स्कूलों पर निगरानी रखेंगे। अभी केवल क्या है, डीपीआई है स्कूल जिला लेवल पर, जो स्कूली शिक्षा के मानकों को परीक्षित करती है, तय नहीं करती, मानक निर्धारण नहीं करती, केवल क्या करती है, केवल उनका निरीक्षण करने जाते हैं, बस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद, जैसे एनसीईआरटी है वैसे पाठ्यक्रम या पुस्तकें बनाने के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर एससीईआरटी बनाया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि है, अभी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो एससीईआरटी बनाया जाएगा और वो मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की रूपरेखा बनाएगी। अर्थात एससीईआरटी का काम होगा कि कैसे अच्छा मूल्यांकन हो सके, कैसे अच्छा एक्रीडिएशन हो सके, ये बनाया जाएगा। ठीक है, और आपका नैक और परख के तहत स्कूली शिक्षा को शामिल किया जाएगा और उसके लिए समुचित क्या लिखा है, समुचित प्रणाली की जांच के लिए एक NAS बनाया जाएगा, नेशनल एक्रीडिएशन सर्वे के नाम से, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से NS नामक एक संस्था बनाई जाएगी, है ना। अब इतना कब होगा, इसके तहत SAS भी बनेगा, स्टेट असेसमेंट सर्वे, ऐसे करके। तो ये कुछ संस्थाएं बनेंगी, कब बनेंगी कोई उल्लेख नहीं है, कैसे बनेंगी, कैसे चलेंगी, अभी इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अभी से केवल इतनी बात कही जा रही है। हो गया, तो ये आपका स्कूल एजुकेशन से संबंधित NEP था। थोड़ा इसमें
हमें जंप करना था। जंप इसलिए करना था कि जितनी जरूरत की चीजें थी वो सब हमने आपको दिखा दिया। बाकी इसकी विधिवत क्लास कभी लेने का हुआ तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कराएंगे, है ना। ठीक है, हो जाएगा इतने में स्कूल एजुकेशन। तो जरूरत की जो चीजें होंगी वो पढ़ लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, तो यहाँ व्यवस्थित तरीके से लिखा है तो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, अभी एमपी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत आप लोग, नहीं करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, करंट अफेयर्स में आज से पढ़ा रहे हैं आप लोग को मध्य प्रदेश में जो G20 सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, चलने दो ना, रेगुलर चलने।